हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे? लास्ट में देखे थे रोटेशन ऑफ मिरर, राइट? और हमने पढ़ा था इफ वी रोटेट इंसिडेंट रे बाय थीटा कीपिंग मिरर फिक्स देन रिफ्रैक्टेड रे रोटेट बाय थीटा in opposite sense, right? And if we rotate mirror, any type of mirror, it may be plane, right? Maybe anything concave mirror. If we rotate mirror by angle theta, reflected rotate by 2 theta in same sense. आपको ध्यान रखना है, जो मैंने प्रूव किया था उसमें हमने कोई भी प्रॉपर्टी प्लेन मिरर का यूज नहीं किया था। ऑल्दो आई हैव टेकन प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बट इज एप्लीकेबल फॉर स्फेरिकल आल्सो। इसको हम लोग आगे यूज करेंगे। एक बार आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा, उसको सॉल्व करने में इसको आसानी से, अगर इसको यूज करेंगे वो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट थिंग इज एंगल ऑफ डेविएशन। अगेन मैं जनरल बता रहा हूं, अगर हम मानते हैं हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे कोई इंसिडेंट रे आया और ये रिफ्लेक्ट हो गया। लेट्स एज्यूम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई। सो हैव टू फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। सो रे पहले ये था, मतलब इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं कि हमको वेक्टर कितना से रोटेट किया वो निकालना है। सो ये मेरा इंसिडेंट रे था और ये रिफ्लेक्टेड रे है। सो बताओ, ये आई, ये आई इक्वल टू आर होता है। सो ये एंगल कितना होगा? ये पूरा 180 है कि नहीं? ये पूरा एंगल 180 है, ये 2i है, तो क्या हो गया 180 माइनस 2i। सो इन दिस केस दिस डेल्टा इज 180 माइनस 2i एंड दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। नहीं, से एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया कि एक इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है at angle 30 degree. We have to find deviation. We have to find deviation due to reflection. So यहाँ पे I कितना होगा? 60. I हो गया 60. So delta equal to 180 minus 2i, 2 into 60. ये क्या आया? एंटी क्लॉकवाइज। बिकॉज रिफ्लेक्टेड रे इधर गया है, इंसिडेंट रे ये तक को देखना पड़ेगा सेंस किधर जा रहा है। ये सेंस क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत? सेंस हम अभी देख कर बोल सकते हैं। तो यहाँ 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और यू कैन आल्सो राइट 300 डिग्री क्लॉकवाइज। नहीं, अगर रिफ्लेक्टेड रे ये गया, सो ये आया 60 डिग्री, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री, तो क्लॉकवाइज कितना? दिस एंगल, राइट। सो दोनों सही है, तो आपको देखना है ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। सो 180 माइनस 2 आया क्योंकि रिफ्लेक्शन है वन सरफेस। अगर एक सिंगल रिफ्लेक्शन है तो क्या है डेविएशन? 180 माइनस 2 आई। एक सिंपल एग्जाम क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास ये मिरर है, ठीक है। इस पे ऐसा कोई इंसिडेंट रे आया एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स वर्टिकल, देन फाइंड एंगल थीटा। इफ आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस इंसिडेंट रे बिकम्स वर्टिकल, फाइंड थीटा। अब इसको एक तो सिंपल हम कर सकते हैं। चलो ऑप्शन दे देंगे। ऑप्शन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, नोटा। हमको निकालना है ये मिरर कितने एंगल पे इंक्लाइंड है। ओके, अब दो तरीका। एक, अगर हम फॉर्मूला यूज करना चाहें, और आप बेसिक से भी कर सकते हो। अगर हम फॉर्मूला यूज करना चाहें, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? ये थीटा, तो ये भी थीटा। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 90 माइनस थीटा। व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस? 90 माइनस थीटा, राइट। ओके, अब बताओ, अब तो सिंपल एक तरीका, अगर ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, राइट। और ये पूरा मिले कितना हो गया है? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, तो टोटल क्या हो गया? 180 माइनस 2 थीटा। सो 180 माइनस 2 थीटा इक्वल टू 90। सो 2 थीटा इक्वल टू 90, सो थीटा 45।
ये तो डायरेक्ट आ गया, हमने पे कोई डेरिवेशन नहीं किया, सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज किया कि यहाँ पे एंगल इंसिडेंस हुआ, ये थीटा ये भी थीटा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 माइनस थीटा, सो आई इक्वल टू आर, सो इट विल बी 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 180 माइनस 2 थीटा, और ये पूरा एंगल 90 है, तो थीटा 45 निकल गया, सो आंसर 45, बिल्कुल दिस इज ज्योमेट्री है। अगर हम दूसरा यूज करें फॉर्मूला, सो यहाँ पे डेविएशन कितने का है 90 डिग्री, डेविएशन क्या है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अरे इंसिडेंट रे ये था, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, डेविएशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सो 180 माइनस 2y, that is deviation equal to 90. Again same thing you will get 180 minus 180 plus 2 theta, that is equal to 90, so theta equal to 45. हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया कि डेविएशन इज 180 minus 2y, so दोनों सही है। अब हमको जहां जिससे क्वेश्चन इजी लगेगा वो हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब मान लिए ऐसा कुछ, मैं इसे क्वेश्चन सेट कर रहा हूं कुछ भी, और ये थीटा है, ये चलो ये थीटा भी है तो थोड़ा सा हो जाएगा, ये थीटा है, ठीक है ना। क्वेश्चन है इफ आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस इंसिडेंट रे बिकम्स वर्टिकल फाइंड थीटा। अच्छा क्या ध्यान रखना है, ये 45 डिग्री वाला जो मिरर होता है ना, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल या वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। भाई मैंने आपको दिखाया जो एक इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। जहाँ पे भी हमको हॉरिजॉन्टल रे को वर्टिकल करना है, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल करना है, वी यूज प्लेन मिरर इंक्लाइंड एंगल 45 डिग्री। अभी मैंने आपको दिखाया भी। चलो अब ये, अब इसमें आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे बिकम्स वर्टिकल, रिकॉर्डिंग शुरू किया था या नहीं? Then find this theta. You have to find theta. फटाफट करो। You have to find theta. ये हॉरिजॉन्टल से एंगल है, जल्दी करो। मैं भी कर रहा हूं। फटाफट करो फटाफट। ठीक है, मैं ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी मेरा हमेशा एक सेफ लाइन रहता है। क्वेश्चन क्लियर है? आफ्टर रिफ्लेक्शन रे बिकम्स वर्टिकल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हो गया? देखो अब यहाँ पे सिंपल ज्योमेट्री से यूज कर सकते हैं ना। अच्छा अगर ये 60 है तो ये एंगल क्या होगा? पहले हम क्या करते हैं, फिर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। अब बताओ ये कितना एंगल होगा जब हॉरिजॉन्टल से इस मिरर का एंगल 60 है, राइट, और ये पूरा 90 है। सो व्हाट इज दिस एंगल? 30। सो ये मेरा इंसिडेंट रे है और ये हमारा नॉर्मल है। सो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? आई कितना आया? 30 प्लस थीटा। व्हाट इज आई? 30 प्लस थीटा। एम आई क्लियर? अरे भाई ये थीटा है और ये 30 है, ये मेरा इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो आई क्या होगा? 30 प्लस थीटा। सो आर भी क्या होगा? 30 डिग्री प्लस थीटा। सो ये 30 प्लस थीटा और ये 30 प्लस थीटा, नहीं, सो आर भी हो गया 30 प्लस थीटा। अब क्वेश्चन निकालना ना, अब डायरेक्ट कर सकते हैं। ये दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 90, सो 30 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90, सो थीटा 30 एक डायरेक्ट आ गया। अगर आप यार यूज करना चाहो फॉर्मूला, अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहो तो मेरा आई कितना है? ऑल्दो यहाँ पे ये यूज ही है, मैं फॉर्मूला बार बार क्यों स्ट्रेस डाल रहा हूँ? जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा तो आपका काम आसान करता है, इसलिए मैं फॉर्मूला बार बार स्ट्रेस डाल रहा हूँ और मैं दिखा रहा हूँ कि दोनों से आंसर आ रहा है। अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो डेविएशन 180 माइनस 2y,
देखो कुछ बड़ा फॉर्मूला नहीं, आपको सिंपल आप निकाल सकते हो। सो 180 माइनस 2i, और i यहाँ पे है 30 प्लस थीटा। सो 180 माइनस 2i एंटी क्लॉकवाइज, so that is 180 minus 2 into 30 degree plus theta anti-clockwise, so 180 minus 60, 120 minus 2 theta anti-clockwise। और रियल में कितना डेविएशन यहाँ पे हुआ है, ये रह जाता, ये डेविएशन है, तो आप देख सकते हो ये थीटा है, ये 90 है, तो कितना एंगल होगा 90 माइनस थीटा। सो डेविएशन इज 90 माइनस थीटा एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, सॉल्व कर लेते हैं 30 इक्वल टू थीटा, तो दोनों सेम आंसर आ रहा है। और इसको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं था, आप डायरेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे एक सिंगल मिरर है वहाँ पे आसानी से आप ज्योमेट्री यूज करके कर सकते हो, जल्दी होगा। अब मानते हैं हमारे पास दो मिरर है, चलो एक सिंपल लेते हैं पहले। वी हैव टू परपेंडिकुलर मिरर्स लाइक दिस, ओके। एक रे मान लिया ऐसा था, लेट्स assume this angle is 30, ये एंगल 90 है, ठीक है। देन क्वेश्चन इज फाइंड डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, कितना से डेविएट करेगा। You have to find deviation after reflection at both surfaces, यहाँ और यहाँ जब रिफ्लेक्शन होगा कितना डेविएशन होगा। ऑप्शन ए 60 डिग्री क्लॉकवाइज, ऑप्शन बी 120 डिग्री क्लॉकवाइज, ऑप्शन सी 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ऑप्शन डी नोटा। चलो लिख देते हैं फटाफट। You have to find deviation, हो गया। चलो अब मैं करता हूँ, पहले मैं आपको बता दूँ बेसिक मेथड, फिर आपको तरीका ही बताऊंगा। इसका एक शॉर्टकट भी है, फिर बताते हैं बेसिक देखते हैं। अच्छा ये नॉर्मल है, फर्स्ट पे व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस 60, सो यहाँ से मिरर से रिफ्लेक्ट होके इस पे जाएगा और फिर अच्छा। सो यहाँ पे डेविएशन एट फर्स्ट सरफेस क्या होगा 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2 इंटू 60, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। सो दिख रहा है अगर रे ये था ऐसा हो गया तो डेविएशन इज क्लॉकवाइज, सो तो 180 माइनस 2 इंटू 60 दैट इज 180 माइनस 120, 60 डिग्री क्लॉकवाइज, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, ये 60 तो ये भी क्या होगा 60, सो दिस एंगल इज 30, सो ये 90 है, ये 60, सो दिस एंगल इज 30। सो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, सेकेंड मिरर पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 30, सिंपल ज्योमेट्री है, ये 30 तो ये 60, I इक्वल टू आर 60, आपको ज्योमेट्री हमसे अच्छी ज्यादा आता है। सो ये पूरा 90 क्या होगा 30, ये 90 फिर ट्रायंगल में 30 90 ये 60, सो ये 60 क्या होगा 30। अब डेल्टा 2 क्या होगा, I है 30, सो 180 माइनस 2 इंटू 30, डेविएशन अगेन क्लॉकवाइज this much, that is a 60 120 डिग्री क्लॉकवाइज। अब आप टोटल डेविएशन को बस विथ सेंस ऐड कर लो, यहाँ पे डेविएशन हुआ 60 डिग्री, यहाँ पे हुआ 180 डिग्री, टोटल डेविएशन क्या हो गया 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज 180 है, 180 एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में कोई अंतर नहीं है, आप देखते हो कि जस्ट अपोजिट हो गया। सो यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, इससे आसानी से होता है, हम हर सरफेस कलर निकाल के डायरेक्शन के साथ ऐड कर दिए। सो क्या 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो एक और करते हैं, फिर आपको हम बताएंगे तरीका, एक और करते हैं बेसिक से। फिर 2 मिरर का शॉर्टकट है, 2 मिरर के कारण अगर 2 मिरर पर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसके डेविएशन निकालने का शॉर्ट ट्रिक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक और क्वेश्चन करेंगे बेसिक से, और वो जब हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक कि डायरेक्ट ऐसे आप देख के कर सकते हो। जैसे मान लें कि ये है मेरा दिस ये है 60 डिग्री, ये है इंसिडेंट रे, फिर से मारते हैं 30। क्वेश्चन है फाइंड डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, फाइंड डेविएशन
after two reflections. Option A 60 degree clockwise. Option B 120 degree clockwise. Option C 120 degree anti-clockwise. Option D 60 degree anti-clockwise. Option E nota. You have to find deviation in this incident ray after two reflections. आपको डेविएशन निकालना है. हो गया? चलो करते हैं. ऑप्शन क्या है? 60 डिग्री क्लॉकवाइज, 120 डिग्री क्लॉकवाइज, 120 एंटी क्लॉकवाइज, 60 एंटी क्लॉकवाइज एंड नोटा. करते हैं नॉर्मल यहाँ ड्रॉ करते हैं. सो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? 60. सो फर्स्ट सरफेस पे I1 जो है, I1 इज 60. सो फर्स्ट सरफेस डेविएशन क्या होगा? 180 माइनस 2i, दैट इज 180 माइनस 2 इंटू 60, राइट? कोई दिक्कत? और यहाँ से रे ऐसे कुछ जाएगा. तो डेविएशन इज अगेन क्लॉकवाइज. सो दिस इज 180 माइनस 120, 60 डिग्री क्लॉकवाइज. क्या आया? 60 डिग्री क्लॉकवाइज. यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ओके. अब ये 60 तो ये 60, फिगर अच्छा नहीं बना है बट ठीक है. तो ये कितना होगा? 30. ये 30, ये 60, तो ये 90. अरे भाई, तो ये क्या हो गया? दिस 90 मीन्स रे परपेंडिकुलरली जा रहा है तो बैक आ जाएगा. सो यहाँ पे डेविएशन क्या होगा? 180 डिग्री क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज की बात करें, 180 एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों होगा ना. यहाँ पे आई क्या है? I2 क्या है? 0. तो डेल्टा 2 क्या होगा? 180 माइनस 2 इंटू 0. क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिखो. अब हम लिख रहे हैं क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज. सो आ गया 180 डिग्री क्लॉकवाइज. सो टोटल डेविएशन जो होगा दोनों को ऐड कर देंगे. 60 डिग्री प्लस 180 डिग्री क्लॉकवाइज. समझ में नहीं आया? मिरर पे ऐसे रे इंसिडेंट हुआ, फिर ऐसे ही लौटेगा ना, बिकॉज I 0 है, R 0 होगा, परपेंडिकुलर रे जा रहा है. सो डेविएशन 180 का है. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम है. तो यहाँ क्लॉक से सुनामी क्लॉक लिख दिया. तो टोटल डेविएशन हो गया 240 डिग्री क्लॉकवाइज. अब 240 क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 120 एंटी क्लॉकवाइज. अब हम एक तरीका बताते हैं. जब दो मिरर हो और उसके इफ टू मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, इफ टू मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, then deviation after two reflection will be equal to 2 थीटा. जैसे यहाँ 60 यहाँ होगा 120. ठीक है. अब बोलेगा सर 2 थीटा क्या लेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? जैसे पिछले केस में जब दोनों के बीच एंगल 90 था तो डेविएशन क्या है? 180. अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बहुत देखना आसान है. फर्स्ट किस पे जा रहा है? इस पे. आप बताओ फर्स्ट मिरर से सेकेंड मिरर पे जाने के लिए हमको किधर घूमना पड़ेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? पहले रे किस पे गिरा है? इस पे. जब फर्स्ट रे इस पे गिरा, अब हमको इस पे जाना है. इस मिरर से इस मिरर पे जाने के लिए घूमना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज. तो जो अपने लेवल में लिखो, जो लिखना है, तो इस केस में आ गया 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज. अगर रे पहले इस पे गिरता तो हमको यहां से यहां आना पड़ता. सो किधर घूमना पड़ता? क्लॉकवाइज. सो होता 2 थीटा क्लॉकवाइज. समझो, जिस पे रे फर्स्ट स्ट्राइक कर रहा है, अब हमको सेकेंड पे जाने के लिए जिस डायरेक्शन में रोटेट करना होगा, मान इस मिरर से हमको यहां से यहां आना है, मींस ऐसे घूमना पड़ेगा. मींस एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, सो 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज. जैसे कि क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं. अब सिंपल ट्रिक है. अब आप बेसिक से करो, सेम आंसर आएगा. जैसे सिंपल 70 डिग्री पे इस पे कोई रे स्ट्राइक किया थीटा एंगल से.
find deviation after two reflections. Option A 70 degree clockwise, option B 70 degree anti-clockwise, option C 140 degree clockwise, option D 140 degree anti-clockwise. फटाफट अब मैंने आपको बताया तरीका. What will be deviation after two reflection? हो गया? ओके. सो रे पहले किस पे गिरा? इस पे. ओके. अब इससे हमको इस पे जाना. पहला डायरेक्शन क्या होता है? 2 थीटा. अभी आपको हम दिखाए हैं. तो 2 थीटा मीन्स 2 इंटू 70 140. ये पार्ट तो क्लियर है. इससे क्या मतलब है? यहाँ पे क्या एंगल है उससे कोई मतलब नहीं है. ये एंगल अगर 70 है तो 2 थीटा 2 इंटू 70 140. अब कैसा होगा? तो मिरर 1 है, पहले इस पे गिरा फिर इस पे जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ किधर घूमना पड़ेगा? मिरर 1 से मिरर 2 जाने के लिए किधर रोटेट करना होगा? क्लॉकवाइज. पहले रे इस पे स्ट्राइक किया फिर इस पे आएगा, सो यू हैव टू गो फ्रॉम 1 to 2, सो यू हैव टू रोटेट इन क्लॉकवाइज, सो इट विल बी 140 क्लॉकवाइज. कोई डाउट? ठीक से देखो. किसी को डाउट है क्या? नहीं? ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. अरे जिस पे रे पहले जा रहा है हमको देखना क्या कंफ्यूजन है. जिस पे रे पहले स्ट्राइक कर रहा है हमको देखना है कि सेकेंड पे जाने के लिए हमको किस डायरेक्शन में रोटेट करना होगा. दैट्स इट. ठीक है? ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट. चलो ऐसा करते हैं. ये है, मानते हैं मिरर इंक्लाइन एट एंगल थीटा. मिरर इंक्लाइन एट एंगल थीटा. मानते हैं इस पे एक रे इंसिडेंट होता है कुछ ऐसा. ठीक है? लेट्स assume this angle is 30 degree and after reflection ray becomes vertical. After two reflections ray becomes vertical. Then find theta. After two reflection, this ray becomes vertical. Then find theta. चलो ऑप्शन है. ऑप्शन ए. आप लोग करो, मैं भी कर रहा हूं. सेवेंटी 75 डिग्री. हो सकता है मेरा फिगर मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरा फिगर सही है. मे बी ये कुछ ऑब्ट्यूस होगा. आई डोंट नो. मेरा फिगर गलत हो सकता है. डी नोटा. After two reflection, this ray becomes vertical. Then find theta. हो गया? ओके. अच्छा, कुछ रे यहां से इंसिडेंट हुआ, ये नॉर्मल है, कुछ ऐसे आया, फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन, फिगर ठीक नहीं है, इट बिकम्स वर्टिकल, कुछ ऐसा चला गया. मीन्स मेरा ये इंसिडेंट रे है और ये फाइनल रिफ्लेक्टेड रे. सो व्हाट इज डेविएशन? कितना का डेविएशन है? मेरा ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है. इतना वेक्टर में कितना एंगल है बताइए?
ये एंगल मेरा देखो, थोड़ा मैंने टर्न कर दिया, ये एंगल 30 है, ठीक है। तो ये कितना होगा, थीटा माइनस 30, नहीं इसमें कोई दिक्कत, ये पूरा एंगल थीटा था, सो ये कितना होगा, थीटा माइनस 30, सो दिस एंगल इज थीटा माइनस 30 एंड दिस इज 90. सो व्हाट इज डेविएशन, 90 प्लस थीटा माइनस 30, दैट इज 60 प्लस थीटा. ये डेविएशन है ना, व्हाट इज डेविएशन, 60 प्लस थीटा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इधर डेविएशन है, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो 60 प्लस थीटा क्लॉकवाइज. यहां तक कोई दिक्कत, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपका ये एंगल 30 दिया, सॉरी थीटा दिया हुआ है, सो ये थीटा, ये पूरा थीटा होता, उसमें ये 30 है, सो व्हाट इज दिस एंगल, दिस विल बी थीटा माइनस 30. सो ये थीटा माइनस 30, सो दिस टू अल्टरनेट एंगल विल बी थीटा माइनस 30, और ये 90 है because it becomes vertical. So total deviation क्या है, theta minus 30 plus 90, that is 60 plus theta, and that is clockwise. 60 plus theta clockwise. Okay. अब इस मिरर पे after 2 reflection deviation will be 2 theta. और यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या होगा, 2 theta clockwise या anti clockwise? Deviation होगा 2 theta clockwise. Am I clear? अगर मी यहां से यहां आएगा तो डेविएशन क्या होगा, पहले इस पे गिरा फिर इस पे आया, तो डेविएशन पे 2 थीटा एंड दिस इज क्लॉकवाइज, सो 60 प्लस थीटा क्लॉकवाइज इक्वल टू 2 थीटा क्लॉकवाइज. सो व्हाट इज थीटा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. कोई दिक्कत, आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो मैं क्रॉस चेक करवा देता हूँ. चलो 60 मान करते हैं, मैं क्रॉस चेक करता हूँ फटाफट फटाफट क्रॉस चेक करते हैं. हमारे मिरर का इंक्लिनेशन क्या है, 60. क्रॉस चेक कर लेते हैं ताकि हमको सब कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है. ये हमने 60 निकाला, और ये मैंने कितना दिया था आपको, 30. सो ये कितना होगा, 30. सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये पूरा 90 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60. ये एंगल ये पूरा कितना होगा, 9, ये नॉर्मल में ड्रॉ किया है, ये नॉर्मल है, तो ये 30 और ये मेरा इंसिडेंट रे है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, 60. सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 60. सो मान ली कुछ ऐसा आया, रे कुछ ऐसा आया एंड दिस एंगल इज 60. स्केल पे नहीं बन रहा है, सो ये 30. रे कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, ये एंगल 60, सो ये क्या होगा, 30. ये 30, ये 60, ये कितना होगा, वाह बिल्कुल ये वर्टिकल आ गया, वाह ये कैसे हो गया. ये 60, तो ये कितना, 30, ये 30 है, 60, ये 90, सो यहाँ पे डेविएशन हो गया, इरेगुलर ऐसे आया ऐसे चला जाएगा, तो हो तो रहा है, रे बिकम्स वर्टिकल, हो तो गया, अरे समझे नहीं, इधर गंदा हो गया, बड़ा फिगर बनाते हैं. मैंने क्या बोला था, आफ्टर रिफ्लेक्शन रे बिकम्स वर्टिकल, वो हम क्रॉस चेक करते हैं. ओके ओके ओके, ए ए ए ए ए, ये 60 मेरा आया था, हम रे को ऐसे इंसिडेंट किए, 30 डिग्री है ये. ओके, सो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ये कितना होगा, 30, बिकॉज टोटल 60 है. अब हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये एंगल कितना होगा, 30, बिकॉज ये पूरा 90 है. सो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 60. सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 60. सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 60. देखो कैसे, सो ये 60, सो व्हाट इज दिस एंगल, 30, बिकॉज पूरा 90 था.
60 30 90 मीन्स जो रे ऐसे आ रहा है और फिर ऐसे लौट जाएगा, अल्टीमेटली बिकम्स वर्टिकल। यही तो हमको करना था, तो हमने जो किया वो सही है। ठीक से देखो, कोई डाउट है क्या? नहीं? ओके, इससे बस एक और क्वेश्चन कराएंगे और आगे बढ़ जाते हैं। मानते हैं बस ये लास्ट क्वेश्चन है डेविएशन पे। We have two mirrors inclined at angle theta. एक रे ऐसे इंसिडेंट होता है, ठीक है? ये एंगल आपको दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स वर्टिकल। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स वर्टिकल हो गया ये फाइनल। आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, after two reflection this ray becomes vertical, then find theta. Theta equal to what? फटाफट कीजिए, मैं भी कर रहा हूं। after two reflection the ray becomes vertical, then find theta. find theta, 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 theta. चलो ऑप्शन ए। फिर फिगर पे मत जाना, हो सकता है मेरा फिगर गलत हो, एंगल ऑब्ट्यूस नहीं हो। एक तो हमेशा सेफ्टी की करते हैं। जल्दी, टाइम कितना हुआ? टाइम निकल रहा है। अरे भाई जल्दी करो, जल्दी करो। हो गया? ओके, अब नहीं करता हूं। डेविएशन कितना का है? ये 30, तो ये भी 30, तो डेविएशन है ये 150। क्या है? क्लॉकवाइज। सो डेविएशन इज, थोड़ा तो कुछ डिफरेंस होगा, मैं क्वेश्चन देता हूं, 150 क्लॉकवाइज। और यहां जो मेरा फॉर्मूला आएगा वो 2 थीटा क्या है? क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज। रे पहले इस पे गिरा फिर इस पे गिरा, सो मिरर किसे जा रहा है? एंटी। अगर हमको 1 से 2 पे जाना है, वी हैव टू मूव एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस इज 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। सो 150 क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 210 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। डेविएशन 150 क्लॉकवाइज या दिस 210 टोटल, ये 30 प्लस 180, 210 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सो 2 थीटा इक्वल टू 210, सो थीटा इक्वल टू 105। क्लियर? सो ये डेविएशन हमने कर लिया, एक पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है, एक मैं करवा देता हूं, इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फैक्टर फॉर्म। वो कहीं कहीं मिलता है, इसलिए मैं करवा देता हूँ, बट नॉर्मली पूछता नहीं, मैं कहीं देखा नहीं हूँ पूछा हुआ। बुक्स में मिलेगा आपको, कहीं क्वेश्चंस लगा करा हुआ नहीं है। देखो, सो ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, मान लिया वेक्टर ए है, ये वेक्टर सी है, और ये नॉर्मल वेक्टर बी है। ठीक है, तो हम इस केस के ड्राइव करते हैं, उसको जनरलाइज कर देंगे। सो ये हमारा थीटा है, ये हमारा थीटा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब मान लेते हैं कि ये मेरा एक्स है, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, ये मेरा एक्स है और ये वाई है। सो अब लिखो इंसिडेंट रे क्या होगा, इसका एक्स और वाई कंपोनेंट। तो इसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, दैट विल बी ए साइन थीटा आई कैप माइनस ए कॉस थीटा जी कैप। एम आई क्लियर? एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, ये ना। चलो इसका लिखो। चलो मानते हैं these three are unit vector representing incident ray, reflected ray and normal। unit vector है, these three are unit vector। मैग्नीट्यूड हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं बाद में। सो हमको unit vector डायरेक्शन हम इंटरेस्टेड है। सो दिस रिप्रेजेंट्स unit vector in direction of incident ray, it represents unit vector in direction of reflected ray, and B represents unit vector in direction of normal to the point of incidence। so अभी बी को छोड़ते हैं, सी को लिखते हैं। सी कैप क्या होगा बोलो? एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव, सी तो मैग्नीट्यूड तो 1 है, मैग्नीट्यूड 1 1 हटा देते हैं। चलो मैग्नीट्यूड भी सी का क्या होगा? 1। सो दैट विल बी साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जी कैप। सो व्हाट इज सी कैप माइनस ए कैप? सी कैप माइनस ए कैप सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम 2 - 1।
सी कैप माइनस ए कैप, ये कैंसल, क्या होगा 2 cos थीटा जे कैप। सी कैप माइनस ए कैप इज इक्वल टू 2 cos थीटा जे कैप। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ए और बी के बीच एंगल कितना है? ये है ए, ये है बी, तो दिस एंगल इज थीटा। तो 180 में थीटा। अभी तो देखें, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, सो व्हाट इज दिस एंगल? ये कितना एंगल है बोलो? अरे सिंपल यार, ये थीटा है, सो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 2 थीटा। आपको वेक्टर में पता है कि यहाँ पे एक का हेड है, एक का टेल है, जो वेक्टर बीच एंगल क्या होगा? 180 माइनस थीटा। दो वेक्टर बीच एंगल निकालने के लिए हमको दोनों का टेल साथ लाना है, सो हमने टेल साथ लाया, ये थीटा के एंगल क्या होगा? 180 माइनस थीटा। ओके, सो व्हाट इज ए कैप डॉट बी कैप? मैग्नीट्यूड 1 cos 180 माइनस थीटा। So a cap dot b cap equal to minus cos theta. So we can write c minus a equal to minus 2a cap dot b cap and j here represents b cap direction. तो आपको पता है कि ये एक होगा स्केलर और उसका हमने डायरेक्शन दिया j cap को b cap. So this is the लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। अगर आपका ये रिफ्लेक्टेड रहे, ये इंसिडेंट रहे और बी नॉर्मल है, सो वी कैन राइट रिफ्लेक्टेड सी इक्वल टू आया दैट इज ए कैप माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप इनटू बी कैप। सो अगर आपको दो वेक्टर दिया हुआ है, आप ऑलवेज थर्ड वेक्टर निकाल सकते हो। अगर वंस यू हैव फाउंड यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको रियल वेक्टर मिल जाएगा। कोई दिक्कत? अरे सिंपल, हमने मान लिया दिस रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दिस रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। सो इसको मैंने लिखा ए कैप, दिस ए कैप इक्वल टू sin थीटा आई कैप माइनस cos थीटा जगह, फिर दोनों ये आप लिख सकते हो। 2 - 1 से ये आया और यहाँ से हमको पता है a डॉट बी इज माइनस cos थीटा, सो लिख दिया माइनस 2a डॉट बी। ये दिया दिस वैल्यू एंड j कैप इज b कैप, सो c माइनस a दिस, सो c इक्वल टू a माइनस a कैप माइनस 2a कैप डॉट b कैप इनटू b कैप। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं? फटाफट छापो, टाइम नहीं है। लिख लिए? यहाँ पे लिख लेना। Here a cap represents unit vector in direction of incident ray. C cap represents, मिटा रहा हूँ, C cap represents unit vector in direction of reflected ray. And b cap represents unit vector in direction of normal. ठीक है? ओके। सो अभी तक हमने जनरल सब कुछ बात किया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे, नहीं? अच्छा, कहीं आपको दिखता है रेगुलर या इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर इरेगुलर और डिफरेंट रिफ्लेक्शन? आप लोग पहले बचपन में पढ़ चुके हो ना। अगर मान लीजिए कि सरफेस बिल्कुल पॉलिश्ड है, तो सारा रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल आया आपको मिल रहा है, तो आप उसको ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाते हो। और अगर मान लीजिए कि ये है बिल्कुल प्लेन मिरर है, पॉलिश्ड मिरर, सो यहाँ पे ऐसा आ रहा है, सारा रे पैरेलल आ रहा है, तो आप अच्छे से देख पाते हो। मान लीजिए यहाँ से ऐसे आया, ये आया, यहाँ पे कुछ रे आया ऐसे, सो आपको एक बीम पैरेलल मिल रहा। और मान लीजिए कुछ सरफेस ऐसा है, इसको डिफरेंट, मान लीजिए कोई ऐसा आया, इधर चला गया, कुछ ऐसे रे आया, यही पैरेलल रे आया, इधर चला गया, तो आपके पास सब रे नहीं आ पाता, इंटेंसिटी आपको कम दिखता है, मिलता है, इसलिए आप देख नहीं पाते हो। अरे देख नहीं पाते हो, ये कहाँ से आ गई बात? हम किसी चीज को कैसे देखते हैं? अच्छा क्वेश्चन पूछा सर, क्या बोल रहे हो आप देख नहीं पाते हो?
क्लियर है, रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मैं सब लिखवा नहीं रहा हूँ, बच्चों वाली बात है। सब मुझे वो देखते कैसे, हमने बोला देख नहीं पाते, देखते कैसे। सो देखने के लिए अल्टीमेटली उससे लाइट आपके पास आना चाहिए। अब उसका कोई ऑब्जेक्ट को हमको देखना है तो इससे लाइट खुद इनविजिबल है नहीं, बट उससे लाइट हमारे पास आना चाहिए। अच्छा लाइट इनविजिबल है फिर कैसे दिखता है बंद कमरा में? बेसिकली डस्ट पार्टिकल उसको रिफ्लेक्ट करता है, वो डस्ट पार्टिकल जो वहां पे हैं वो हमको दिखता है और वही आपको लगता है कि लाइट रे जा रहा है। तो लाइट खुद इनविजिबल है बट पूरी दुनिया को विजिबल बनाता है। कैसे? तो उससे कुछ रिफ्लेक्ट होके हमारे आंख पे आता है, मतलब इससे लाइट हमारे पास आने का बहुत तरीका है। एक है इसके पास खुद से लाइट हो, खुद से सोर्स हो, जैसे सन है या कोई भी ल्यूमिनस बॉडी। नहीं, आप पढ़ चुके हो स्टीफन्स लॉ में कि एवरी बॉडी एमिट्स रेडिएशन इफ एट टेम्परेचर मोर देन 0 केल्विन। अब उसका रेडिएशन मेरे आंख पे आ रहा है डायरेक्ट नहीं, और अगर वो रेडिएशन विजुअल लेंथ के अंदर है तो उसको हम देख पाते हैं। अगर उसका रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो विजुअल रेंज के अंदर है तो उसको हम देख पाते हैं, अगर विजुअल रेंज में नहीं है तो हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब देखने का कारण उससे हमको लाइट मेरे पास आना चाहिए। तो एक है खुद सोर्स है उससे आ रहा है, दूसरा है कि किसी और का लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारे आंख तक ला रहा है तो हम उसको देख पाते हैं, उस पॉइंट को, उस जिस पॉइंट से लाइट रिफ्लेक्ट हो गया वो पॉइंट को हम देख पाते हैं। या तीसरा है कि डायरेक्ट अगर मान ले कि यहाँ पे कोई चीज है, यहाँ पे अगर हमने बीच में ओपेक रख दिया उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख पे पहुंचा, या फिर अगर ट्रांसपेरेंट होता है उससे लाइट ट्रांसमिट होकर हमारे आंख तक पहुंचता है। सो अल्टीमेटली अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो उससे रे हमारे आंख पे आना चाहिए, या तो खुद सोर्स हो या किसी और का लाइट हमारे आंख तक पहुंचे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक लोहे को अगर हम अंधेरा में रख देते हैं हमको दिखता है क्या? अगर एक लोहा को बाहर रखे लाइट में तो हमको ब्लैक दिखता है, राइट? ओके, उसको जब बंद कमरा में डार्क रूम में रखने दिखा क्या? नहीं। वो लोहा उस समय एमिट कर रहा है, एमिशन कर रहा है, रेडिएशन कर रहा है, बट उसका जो एमिशन है ना वो कोई भी विजुअल रेंज में नहीं है, मतलब उसका इंटेंसिटी विजुअल रेंज में बहुत कम है। विजुअल रेंज में इंटेंसिटी बहुत कम है, आप लोग पढ़ चुके हो वेन्स लॉ रेडिएशन वाले चैप्टर में, इसलिए हम उसको देख नहीं पाते। बट अगर हम लोहे को गर्म करते हैं तो हमको रेड दिखता है। अगर उसको हम बंद कमरा में रख जाएं तब भी दिखेगा रेड, क्योंकि अब उसको किसी और का लाइट नहीं चाहिए, वो खुद से रेड कलर एमिट कर रहा है। मतलब वो जो वेवलेंथ एमिट कर रहा है उसमें रेड का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो हमको रेड दिख जाता है और हम उसको रेड दिखते हैं। बट एक ठंडे लोहे को हम ले जाएं डार्क रूम में, वहां हमको नहीं दिखता है, क्योंकि उसको ठंडा लोहा जो खुद से एमिट कर रहा है वो कोई विजुअल रेंज में उसका इंटेंसिटी बहुत कम है, तो उसे देखने के लिए हमको किसी दूसरे सोर्स का लाइट रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, और चूंकि अंधेरा कमरा है वहां पे कोई और सोर्स लाइट का नहीं है हम नहीं देख पाते। ठीक है, ओके। सो कोई चीज को देखने के लिए लाइट उससे हमारे आंख पे पड़ना चाहिए तभी हम उसको देख पाएंगे, चाहे डायरेक्ट आए या कहीं से रिफ्लेक्ट होके आए। रिफ्लेक्ट होके आता है कहीं से तो हम उसका इमेज देख पाते हैं, डायरेक्ट है तो ऑब्जेक्ट देखते हैं। सो अब आता है इमेज फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं इमेज का। सो इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेन मिरर। ठीक है, तो हमारे पास ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, अब हमको इसका इमेज देखना है। अब इमेज क्या होता है, चलो अब इसके पहले हम लोग कुछ चीजों को डिफाइन कर लेते हैं। पहली बात, ये रे क्या है? कन्वर्जिंग, राइट? इट्स अ कन्वर्जिंग रे। ये क्या है? डाइवर्जिंग। अब हमारे पास चार चीज है, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। अभी हम इस चारों पॉइंट को डिफाइन करने में हमको बार बार इसको यूज करते रहेंगे कि इमेज वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। तो रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट से रे डाइवर्जिंग निकल रहा हो, सो दिस इज रियल ऑब्जेक्ट। दूसरा, अगर रे कन्वर्जिंग कहीं से आ रहा इस तरह से, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, इसी पे इससे कहीं रे आ रहा है
अब इसको अगर हम कहीं एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे हमको लगता है कि वहां जाके कन्वर्ज करता, इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मीन्स रियल में वहां पे वो कन्वर्ट नहीं कर रहा है, हमको लग रहा है कि वहां पे रे कन्वर्ट कर रहा है, उसको एक्सटेंड करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सिमिलर रियल इमेज क्या है, इफ आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे मीट्स एट अ पॉइंट, जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मीट किया, दिस इज कॉल्ड रियल इमेज। नाउ सो यहाँ पे अगेन ये क्या है, मेरा रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्जिंग है, राइट। ये आप लोग पढ़ चुके हो, लेंस वगैरह में क्लास 10 में पढ़ चुके हो ना, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ये हो गया रियल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या है, अगर हम मान लिए एक ऑब्जेक्ट है, इससे रे रिफ्लेक्ट होके इधर गया, एक और रे लेते हैं, ये रिफ्लेक्ट होके इधर गया। अब रियल में ये रिफ्लेक्टेड है, ये डाइवर्जिंग है, और आपको लग रहा है कि वो यहां से कहीं से आ रहा है, सो दिस इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ये रियल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल इमेज। सो आपको हमने प्लेन मिरर में दिखा दिया, अगर प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट हमारा रियल है तो इमेज क्या होता है, वर्चुअल। सो इन केस ऑफ प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। और अगर सिर्फ आपको कभी ऑब्जेक्ट बोलता है ना नॉर्मली, तो रियल ऑब्जेक्ट की बात करता है। सो वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एंड इट फॉर्म्स रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सो अगर बोलेगा प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली वर्चुअल इमेज, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, इट कैन फॉर्म्स रियल इमेज। अगर आपका रे कन्वर्जिंग होगा उसके इसमें इमेज क्या बन रहा है, रियल। सो इट फॉर्म्स रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। आपको ये चारों टर्म के मैं बार बार इसको यूज करते रहूंगा। जब रे किसी ऑब्जेक्ट से डाइवर्ज कर रहा है, रियल ऑब्जेक्ट, कहीं रे कन्वर्ज होता हुआ दिख रहा है इंसिडेंट रे, तो ये हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज कर रहा है मींस वर्चुअल इमेज। अगर रिफ्लेक्टेड रे किसी पॉइंट पे रियली जाके कन्वर्ज करता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड रियल इमेज। ठीक है, अपने लैंग्वेज में इसको लिख लेना। मैंने आपको फिगर से सारा दिखा दिया, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक है, नहीं आप लोग पढ़े होंगे, इफ रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट और सीम्स टू मीट एट एनी पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इमेज। क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हो। अब मीट्स और सीम्स टू मीट, सो अगर मीट कर रहा है तो रियल इमेज, इफ इट सीम्स टू मीट वर्चुअल इमेज। सो अब इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको कितना रे चाहिए। इनफैक्ट अगर इस ऑब्जेक्ट से सामने हमने प्लेन रे दिया, इससे कितना रे निकलता है, इनफाइनाइट रे, ये निकला रे, ये इधर गया, ये रे निकला, ये इधर आया, ये रे निकला और ये ऐसा आया, राइट। और निकाल दो, ये रे जाएगा, ये कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट होगा। सो इट कैन हैव इनफाइनाइट रिफ्लेक्टेड रे, बट जितने भी रेज होंगे वो सभी एक पॉइंट से आता हुआ लगेगा। सो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। सो यहां पे रियल में जितने भी रिफ्लेक्टेड होंगे सब यहां से आता हुआ दिखेगा। सो यहां से इनफाइनाइट रे निकल सकते हैं, और हमको जब इमेज लोकेट करना, वी नीड एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रे। 2 रिफ्लेक्टेड रे जहां पे कट किया वहीं पे और भी रिफ्लेक्टेड रे को आना है, राइट। सो टू ड्रॉ इमेज वी नीड, टू लोकेट इमेज वी नीड एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रे। सो अगर हमने एक ये ड्रॉ कर देते और एक और ड्रॉ कर लेते, मान लें कि हमको इसका इमेज लोकेट करना होता है इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का, हम एक ऐसा कर लेते हैं। सो एक तो इस लाइन पे कहीं आएगा, दूसरा हमने ये कर लिया। अब जहां पे ये दोनों, इसको हमने एक्सटेंड किया, ये जहां पे दोनों कट किया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इमेज, राइट। ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज है। अब हम अगर प्लेन वेव इमेज की प्रॉपर्टी देखें, थोड़ी बात, अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या हो गया, वर्चुअल। आप लोग देख लियो। अगर इस इमेज की प्रॉपर्टी हम देखें, ये मानते हैं मेरा ऑब्जेक्ट, सो ये एक रे रिफ्लेक्ट हो गया, दूसरा हमने ये रे बनाया, बस वी नीड ओनली 2 रेज टू फॉर्म इमेज। इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, मान लिया यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है।
अब मान लेते हैं ये कोई पॉइंट M है, ये पॉइंट N है। अब बताओ, अगर ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, तो ये भी I, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, चलो इसको थीटा मान लेते हैं, कन्फ्यूज हो गया I में। सो ये थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा, सो दिस टू आर पैरेलल, सो ये भी क्या होगा, थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये एंगल 90। सो अब बताओ, ट्रायंगल OMN आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल IMN, यस और नो? ये 90, ये कॉमन, ये दोनों एंगल इक्वल, कोई दिक्कत? सो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? अरे ये जब थीटा थीटा है, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा ना। जब ये थीटा, तो ON इक्वल टू क्या होगा, NI। सो ये दोनों, ये इक्वल, ये कॉमन, ये एंगल तो सब इक्वल ही आ गया। सो ये दिस टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, आपको जो प्रॉपर्टी लगाना है लगा लो। अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सो OM इक्वल टू MI, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। मीन्स प्लेन मिरर में मिरर से जितना दूर पे ऑब्जेक्ट है उससे उतना ही पीछे इमेज बनता है। सो अब जब भी प्लेन मिरर में इमेज लोकेट करना बहुत ही आसान तरीका है। अगर मान लिया इससे 2 मीटर पे है, हमको पता है कि इमेज को इस लाइन पे होना है, तो हमने ऑब्जेक्ट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, उसको एक्सटेंड किया, जितना दूर इधर है उतना दूर इधर हो जाएगा। सो यहाँ पे इमेज होगा एंड दैट इज 2 मीटर। सो ऑलवेज ऑब्जेक्ट से ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर और उधर इमेज बन गया। जैसे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट था। अब मान लिए कि मेरे पास एक प्लेन मिरर है और ऐसा एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। सो इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, हम सारे पॉइंट का इमेज ड्रॉ कर देंगे। तो अगर सारे पॉइंट्स का इमेज ड्रॉ करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, सो हमको कुछ ऐसा इमेज मिल जाएगा, राइट। सो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है। ये अगर AB है, सो ये A' B' इमेज है। मान लिए ऐसा कुछ, इसका इमेज कैसा होगा? ऑप्शन A दिस, ऑप्शन B दिस। क्या होगा बोलो? सिंपल। अरे ये पास है तो इसका पास बनेगा। आप तो ऐसे भी कर सकते हो, A का इमेज दूर बनेगा, B का इमेज पास बनेगा, ऐसा कुछ होगा। कोई दिक्कत? तो होते हैं लेक्टर इन्वर्जन। सो ये हम लोग इमेज प्लेन मिरर में हमेशा फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा बताओ, अगर प्लेन मिरर ऐसा है और ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, तो इस केस में इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अगर सिंपल बताओ यार, मिरर यहां पे है, सामने मिरर नहीं है, तो यहां से क्या रे इस पे नहीं जा रहा? जा रहा है। जब इस पे रे जा रहा है तो इमेज तो बनना ही है। सो इसका इमेज बनेगा। तो अब सिंपल इसको मिरर को एक्सटेंड करो, ड्रॉ परपेंडिकुलर, जितना डिस्टेंस इधर है उतना डिस्टेंस यहाँ पे इमेज बनेगा। सो आप ये कभी मत समझना कि यहाँ मिरर नहीं है, इमेज नहीं बनेगा। बिल्कुल बनेगा, क्योंकि रे तो इस पे जा ही रहा है यार, ये रिफ्लेक्ट होके आएगा, तो ये कहां से हुआ दिखेगा? यहां से हुआ दिखेगा। कोई दिक्कत नहीं? सो पहले क्या होना, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अब जैसे आपको कोड देता है क्वेश्चन में कि मानते हैं वॉच है और वॉच में 3 बज रहा है, सो आपको बताना है अगर सामने प्लेन में रख दें, प्लेन मिरर में क्या टाइम दिखेगा? प्लेन मिरर में क्या टाइम दिखेगा? तो सिंपल, इसको आप अकल लगा के कर सकते हो। हम बोलते हैं कुछ अकल मत लगाओ, एक पेज लो, आपको तो रफ पेज मिलता है ना एग्जाम में, रफ पेज लो, उस पे आप पहले दिखा बना लो। रियल में क्या दिखा है? 3। इसको पीछे देखो, पीछे दिखेगा वही आंसर होगा। यहाँ पीछे कितना दिख रहा है? ये 9 होगा। अरे ये 12 है तो ये 9 होगा, छोटा वाला को 9 पे, बड़ा वाला 12, क्या होगा आंसर? 9। हमेशा इसको करो, कभी गलत नहीं होगा। मान लिए आपका क्लॉक में है 3:15, क्या है? 3:15।
अब आप बताओ इसका इमेज मिरर में क्या दिखेगा? फटाफट फटाफट जल्दी लिख रहा हो। आपको मिरर में क्या दिखेगा? देख लिए करके, देखो मैं दिखाया 315, देखते हैं पीछे, पीछे देखते हैं। यहाँ 9 होगा, यहाँ 8, देखो ये 8 से आगे है और ये बड़ी वाली जो 9 पे है, मीन्स क्या होगा 845। क्या होगा 845। इसका जो मिरर में दिखेगा हमको वो क्या दिखेगा 845। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए एग्जाम में, इसमें अकल लगाना है, बस कॉपी पे इसको, आपको अगर मेरे पास मार्कर था, आपके पास पेन है, आप पेन से थोड़ा डार्क करके बनाओ, पीछे देख लो क्या दिख रहा है, आंसर आ गया। इसमें टाइम देना ही नहीं है। क्लियर? ओके, अब एक दो क्वेश्चन करते हैं इमेज की लोकेशन पे। सो हमने इमेज की प्रॉपर्टी अब देख लिए क्या क्या होगा। अगर लोकेट करना है तो एक सिंपल क्वेश्चन देते हैं, बहुत ही सिंपल। हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये मानते हैं ओरिजिन है, ये x एंड ये y, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये ओरिजिन है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं -2 -1। Then find coordinate of image. Find coordinate of image. Option A 2 -1. Option B -2 1. Option C 2 1. Option D नोटा बहुत ही आसान है, मैं बस प्रैक्टिस के दे रहा हूँ, तो कुछ नहीं करना है, मेरे को एक्सटेंड किए, ड्रॉ परपेंडिकुलर, जब भी इमेज लोकेट करना है। अब इससे जितना दूर है उतना जो आगे इमेज बनेगा, इसको हमने एक्सटेंड कर लिया। ओके, ये कितना है 2, इधर भी क्या होगा 2, और वाई पॉइंट तो चेंज किया नहीं, क्या होगा 2 -1, राइट? तो सिंपल, इसमें टाइम पास है। एक और करते हैं, एक और मान लेते हैं ये मिरर है, ये मेरा ओरिजिन है, इधर x है और इधर y है, और ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है 2 0। देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। ऑप्शन ए √2 √2, ऑप्शन बी -√2 √2, ऑप्शन सी 0 2, ऑप्शन डी 0 √2। ई नोटा। आपको कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सामने पेन में रखा हुआ है, यू हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। हो गया? ओके, चलो अब मैं करता हूं। हमें कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज निकालना है, कुछ नहीं करना है, मैं फिर से सेम तरीका, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ठीक है। अब अगर हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल लें तो हमको पता है इधर इसी का अगर इमेज यहां कहीं बन रहा होगा, अगर मान ले कि ये कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमको, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट I है, ये पॉइंट M है, सो M विल बी ऑलवेज मिड पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, राइट? बिकॉज ये दोनों इक्वल है, तो हम इसका ऑलवेज इजी होता है, आप इसका कोऑर्डिनेट निकाल लो, फिर आप ये आराम से निकाल, तो मान लिया XY है, हमको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। ये हमेशा आसान होगा, स्टैंडर्ड मेथड है, मतलब मैं देखता हूँ हमेशा मुझे आसान लगता है। आप कैसे कर सकते हैं, ये 45, ये 90, ये 45, ये कितना है मेरा 2, ये कितना डिस्टेंस होगा बोलो, ये कितना डिस्टेंस होगा? सिंपल 2 cos 45 दैट इज √2। ओके, ये √2 और ये भी √2 नहीं, ओके, ये जब √2 निकल गया, सो ये कितना होगा √2 cos 45। हमको ये कोऑर्डिनेट निकालना है, हमको ये और ये निकालना है, हमने यहां से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर,
ये हमेशा आएगा। सो ये अगर ये डिस्टेंस निकल गया √2 तो √2 cos 45, सो इसका x कोऑर्डिनेट √2 cos 45 1, y कोऑर्डिनेट √2, क्योंकि ये डिस्टेंस √2 है, ये √2 sin 45 1। जब एक बार ये निकल गया, ये मिड पॉइंट है, तो x + 2 by 2 equal to 1, so x + 2 equal to 2, so x equal to 0. Similarly, y + 0 by 2 equal to 1, so y equal to 2, so coordinate will be 0, 2. So again आप देखो, अगर x पे था, हमेशा अगर मिरर 45 पे हो, तो अगर x पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा, y पे। अगर ऑब्जेक्ट y पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, x पे। और इस तरीका है, आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, कहीं भी मिरर दे दे, कैसा भी दे दे, आप बस जिस पॉइंट पे नॉर्मल जाना है मिरर पे, उसका कोऑर्डिनेट निकालो और वहां से इमेज का कोऑर्डिनेट निकालो। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो ये ओरिजिन है, ये 37 डिग्री, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, मैं कुछ अपने मन से दे रहा हूँ, मैं भी कुछ सोचा नहीं हूँ। इसका कोऑर्डिनेट ये y पे हमने ले दिया, सो 0, -5 है। You have to find coordinate of image, ये ऑब्जेक्ट है, you have to find coordinate of image। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आप लोग करो, मैं भी साथ ही करूँगा। You have to find coordinate of image, टाइम भी हो रहा है, जल्दी जल्दी। तो क्या करेंगे, हम मिरर को एक्सटेंड कर देते हैं और इससे ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, यही तो बोला था, और हम मेरा एम है इसका कोऑर्डिनेट निकालना। तो ये 37, सो ये 90, ये कितना होगा 53। सो अगर ये 5 है, चलो 5 cos 3, ये क्या हो जाएगा 3। ओके, हमको ये लेंथ मिल गया, अब हमको ये कोऑर्डिनेट चाहिए, तो क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, यहाँ से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, दिस विल बी x कोऑर्डिनेट, दिस विल बी y कोऑर्डिनेट। अरे हाँ नहीं, समझ में आ रहा है, नहीं, ये आपको 5 दिया हुआ था, हमको जब भी इमेज निकाल, हमको पता है कि इमेज इसी लाइन पे होगा, ये हमें पता है कि ज्योमेट्री है यार, फिजिक्स नहीं है। सो जितना ये डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस होगा, ये m है, ये मेरा I है, m o और I का मिड पॉइंट है। सो हमको m का कोऑर्डिनेट निकालना है, बस मैथ लगाना है, ये 5 है, ये 37, 93, 53। सो मेरा मान लीजिए O है, सो OM इक्वल टू 3 है। अब मेरा OM से काम नहीं चलेगा, हमको M का कोऑर्डिनेट निकालना है। सो हमेशा इस पे ड्रॉ कर दिया हम परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो ये डिस्टेंस देगा x कोऑर्डिनेट और ये डिस्टेंस देगा y कोऑर्डिनेट, राइट। सो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये 90 है, ये 53 है, तो ये 37 होगा, तो x कोऑर्डिनेट होगा 3 cos 37, राइट। और कुछ नेगेटिव साइन, x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, सो x विल बी 3, x कोऑर्डिनेट इसका होगा -3 cos 37 एंड y कोऑर्डिनेट होगा -3 cos 53। भाई ये ट्रायंगल है, ये कुछ था और हमने यहां से ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, ये हमको 3 मिल चुका है, क्योंकि पूरा 5 था, वहां से हमने 3 निकाल लिया, और ये एंगल 53 है। ठीक है, अगर ये एंगल 53 है, ये 3 है, तो ये क्या होगा 3 cos 53 लेंथ, और ये क्या होगा 3 sin 53, वही तो लिखे cos 37, तो दोनों नेगेटिव है, ठीक है, इधर होगा, ये हो गया -12/5 और ये -9/5। अब कोऑर्डिनेट निकल गया, ये मान लिए xy, सो x + 0/2 इक्वल टू -12/5। So x/2 equal to -12/5. So x coordinate equal to -24/5. y में क्या होगा, y -5/2 equal to -9/5. So y equal to -18/5 plus 5, that is equal to 7/5. So इसका इमेज का कोऑर्डिनेट होगा, that is -24/5 and 7/5। कोई दिक्कत? अरे मैंने मैथ किया है,
कि जब भी इमेज का कोऑर्डिनेट लोकेट करना है आप उससे ड्रॉ करो मिरर में परपेंडिकुलर, मेरा एम है इसका कोऑर्डिनेट आपको जैसे निकाल लो, या आपको कुछ और आसान था आप वो ट्राई कर सकते हो, मुझे ये आसान लगता है। ठीक है, हमको पता है कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, मतलब ये मिड पॉइंट होगा, हमको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, हमको ये पता था, हमने ये निकाल लिया। हमेशा तो मैं यही कर रहा हूँ कि मेरे पे जो मिरर आ रहा है उसका लेंथ निकाल लिए, अब उससे हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल ले रहे हैं। और यार टाइम देने से कोई फायदा नहीं है, ये आपको सिंपल मैथ्स यूज करना है, फिजिक्स में इसमें कुछ सिखा नहीं रहा हूँ आपको। ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? सो हमने ये देखा कि प्लेन मिरर में इमेज जो होता है रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हम इमेज का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, राइट। हम डिफरेंट टाइप्स का ऑब्जेक्ट देख लिए। अब एक नेक्स्ट होता है फील्ड ऑफ व्यू। आज मैं स्टार्ट कर देता हूं ताकि नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं। क्या है फील्ड ऑफ व्यू? ये छोड़ देते हैं, आज तो कंप्लीट होगा नहीं, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे फील्ड ऑफ व्यू। तो अगली क्लास हम पेन में कंप्लीट कर देंगे। फील्ड ऑफ व्यू पढ़ना है और वेलोसिटी ऑफ इमेज पढ़ना है, कुछ नंबर ऑफ इमेजेस करना है, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा। सो अगले क्लास में पेन में कंप्लीट करना है। ओके, बाय बाय।